हेलो एवरीवन। यहाँ पे आज हम लोग विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 7, कोड है इसका 636316। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर की यहाँ पे जो विजन है इसकी टेस्ट सीरीज में इसमें है, तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 6 पार्ट इसके देख चुके हैं। आज हम इसका देखेंगे 7वां पार्ट, जिसमें 61 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन शामिल होंगे। तो चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से है। ठीक है, जिसमें बोला है कि पूर्ण रूप से खुले बाजार की क्रिया में के संदर्भ में हमें बताना है, जिसमें सही कथन चुनना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि पूर्ण रूप से ओपन मार्केट ऑपरेशन में परवर्ती चरण में प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने के वायदे के साथ संचालित किया जाता है। दूसरा है कि पूर्ण रूप से जो एमओएस है वो दीर्घकालीन तरलता असंतुलन को प्रबंधित करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, सही कथन हमें इसमें बताना है। ठीक, तो पहले हम जान लेते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरह से होता है। एक होता है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे हम पूर्ण रूप से ओपन मार्केट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है रेपो मार्केट। ठीक है, एक होता है आउटराइट, कौन सा हो गया, आउटराइट हो गया, और दूसरा हो जाता है कौन सा, रेपो मार्केट। इसके तहत ही हम जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जो राइट आउट ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है उसे क्या कहते हैं, तो फुल रूप से जो बाजार की क्रिया है, इसमें आरबीआई जो है प्रतिभूतियों को जो है खरीदता है, लेकिन दोबारा बेचने इससे संबंधित कोई भी दावा नहीं करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि बेचने और खरीदने से संबंधित दावा के साथ संचालित किया जाता है, तो पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई कोई भी वादा नहीं करता है। ठीक है, ये एक दीर्घकालिक तरलता असंतुलन को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन पहला नंबर यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यदि बात करें, यहाँ पे बोला गया है पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में हमें मूल्यह्रास मुख्य रूप से दर्शाता है। ये बताना है कि मूल्यह्रास हमें क्या दर्शाता है। ठीक है, तो मूल्यह्रास जो है वो समय के साथ पूंजी के मूल्य में गिरावट को बताता है। ठीक है ना, जो पूंजीगत वस्तु होती है उसमें मूल्यह्रास मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, तो वो समय के साथ पूंजी के जो मूल्य में गिरावट होती है वो दर्शाता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें टीवी, रेफ्रिजरेटर और घरेलू कंप्यूटर को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि सभी टिकाऊ वस्तुएं जो होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। उपरोक्त में से हमें यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे टीवी, रेफ्रिजरेटर और जो कंप्यूटर होता है ये टिकाऊ उपभोक्ता की वस्तु होती है, एकदम सही है। ठीक है ना, टिकाऊ उपभोक्ता की वस्तु होती हैं, ये एकदम सही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है कि सभी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु पूंजीगत वस्तु होती हैं, ये गलत है। सभी टिकाऊ वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 का ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्पादन के साधन और उनकी संगत आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादन के साधन दिए हुए हैं और यहाँ पे आय दी हुई है। ठीक है ना, तो इसके ऑप्शंस की हम बात करें तो जो भूमि है, भूमि के सामने क्या है, किराया है, तो ये एकदम सही है कि जो भूमि होती है उसमें हमें किराया देना पड़ता है। दूसरा है श्रम, तो श्रम के बदले क्या होता है, वेतन प्राप्त होता है। तीसरा है पूंजी, तो पूंजी के बदले क्या होता है, हमें ब्याज देना होता है पूंजी में, ना कि लाभ होता है। ठीक है, वैसे ही उद्यमशीलता को लाभ होता है, ना कि ब्याज। तो ये दोनों गलत हैं, इस हिसाब से हमारे पहला और दूसरा सही हो जाएंगे, तो केवल और केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कितनी सहायक किसकी सहायता से सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है, ये हमें बताना है। सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है हमें बताना है, मतलब जीएनपी किसकी सहायता से निकाला जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो जो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट जो निकालना है वो कैसे निकलता है, ये बताना है। ठीक है ना, सॉरी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका फार्मूला होता है नेट एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जो जीएनपी होता है। जीएनपी से हमें क्या होता है, मूल्य ह्रास को, जब जीएनपी में जब हम मूल्य ह्रास को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से
इसका आंसर नंबर जो अपना हो जाएगा बी। इसमें मूल ह्रास को समायोजित किया जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है? मूल ह्रास को समायोजित किया जाता है। मूल ह्रास को जोड़ा जाता है किसके साथ? जब जो एनएनपी होता है, एनएनपी में अगर हम मूल ह्रास को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जीवी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और 66 नंबर की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसे कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है कि यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही हो तो यह आवश्यक नहीं है कि जनता के कल्याण स्तर में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो रही हो। दूसरा स्टेटमेंट है कि सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक और नकारात्मक बाह्य प्रभावों को शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसकी यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से हम इसके आंसर बात कर लेते हैं सीधे ही, ठीक है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें कि सकल जो जीडीपी में वृद्धि जो है वो ये नहीं है कि जनता की कल्याण की बताया जाता है, मतलब कहा जाए तो आर्थिक समृद्धि को पता है, ठीक है ना। तो जीडीपी से आर्थिक समृद्धि हो रही है लेकिन वो रोजगार विहीन हो रही है या रोजगार के साथ हो रही है, ठीक है। तो जनता के कल्याण स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि होती है ये सुनिश्चित नहीं करती है, ठीक है, यह आवश्यक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा है कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव को शामिल नहीं किया जा सकता है। इस हिसाब से जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है वो 1 और 2 की दोनों की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्यय विधि द्वारा जो है जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं किया जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो जीडीपी की गणना में वो भी में जो हमारा व्यय विधि है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर जो है बना है उसके में बताना है कि जीडीपी की गणना में कौन से कारक शामिल होते हैं, ठीक है। तो पहला है कि अंतिम घरेलू उपभोग व्यय, दूसरा है अंतिम पूंजीगत व्यय, और तीसरा है मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं उन पर व्यय, और चौथा है रक्षा पर सरकारी व्यय, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जीडीपी का फार्मूला क्या होता है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि जीडीपी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो जीडीपी को फार्मूला जो जीडीपी का फार्मूला होता है उसमें होता है C+I+G+X-M, ठीक है। जहाँ पे सी बताता है अपन को उपभोक्ता खर्च के बारे में, ठीक है। आई इंडिकेट करता है हमारे निवेश के बारे में, और जी इंडिकेट करता है सरकारी व्यय के बारे में, ठीक है। वहीं ये आयात और निर्यात का जो माइनस करके जो अपना निवल निर्यात आता है वो बताता है, ठीक है। तो निवल निर्यात बताता है अपन को ये, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारे जीडीपी की गणना में शामिल होती हैं। तो इस हिसाब से हमारा घरेलू उपभोग खर्च हो गया शामिल, पूंजीगत खर्च हो गया हमारा शामिल, ठीक है। लेकिन मध्यवर्ती यहाँ पे वस्तु शामिल नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु इसमें शामिल नहीं हो जाती है, यहाँ पे सरकारी व्यय भी शामिल होता है, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें बोला गया है कि जीडीपी जो है वो घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। दूसरा है कि इसमें घरेलू क्षेत्र के भीतर में जो घरेलू क्षेत्र के भीतर जो विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पे हमें सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो पहला जो है जीडीपी की परिभाषा तो बिल्कुल सही दी गई है कि जो हमारे घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है वस्तु सेवाओं का वो जीडीपी में कहलाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अपना सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट जहाँ पे बोला है कि जब हमारे घरेलू सीमा के भीतर यदि कोई विदेशी नागरिक उत्पादन कर रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये शामिल होता है इसमें। जीडीपी में हमें पूरी घरेलू सीमा बस होना चाहिए, ठीक है ना। घरेलू सीमा के अंदर कोई विदेशी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो वो अपनी क्या कहलाएगी? जीडीपी में शामिल होगी, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर केवल और केवल ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या सही हो जाएगा? केवल और केवल ए सही हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी की कैसे परिभाषा क्या है कि जो हमारे घरेलू सीमा के अंदर जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है एक निश्चित समय अवधि में, कितने किससे निश्चित समय अवधि में। ये निश्चित समय अवधि क्या होती है? तो ये निश्चित समय अवधि जो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के इस समय पीरियड में जो भी उत्पादन होता है अपने घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है। अपने घरेलू सीमा के अंदर इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसे जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है
कि निम्नलिखित कथनों पर हमें बताना है जिसमें व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बारे में बताना है, ठीक है ना। पर्सनल पर्सनल डाइस जो अपना पर्सनल डाइस्पोरा इनकम है वो हमें बताना है, ठीक है ना। डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। एक मिनट, पर्सनल डिस्पोजल इनकम हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम के बारे में यहाँ पे हमें बताना है, ठीक, ये इनकम के बारे में हमें बताना है। मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है फिलहाल। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे बताया कौन सबसे ज़्यादा इसको परिभाषित कर रहा है, ठीक है। तो जो पीडीएस होती है हमारा, पीडीआई होता है, पीडीआई जो होता है, पीडीआई का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले जान लीजिए, ठीक है। पीडीआई निकालने के लिए हमें क्या होता है, जो पर्सनल इनकम होती है उसमें जो व्यक्तिगत जो व्यक्ति कर की अदायगी होती है, मतलब जो कर अदा करते हैं हम, ठीक है ना। तो व्यक्ति जो कर की अदायगी होती है ना, जैसे कि आयकर हो गया, जैसे आयकर हो गया, है ना, माइनस हम क्या कर लेते हैं उसमें जो व्यक्ति की गैर कर अदायगी होती है, ठीक है ना, गैर कर अदायगी होती है, जो गैर कर अदायगी होती है, जैसे कोई जुर्माना वगैरह लग गया, ठीक है। तो जब इसको हम माइनस कर लेते हैं अपनी पर्सनल आय से तो हमारा क्या निकलता है, पीडीआई निकलता है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकलती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रयोज्य आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय, मतलब व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम प्लस पर्सनल इनकम प्लस व्यक्तिगत जो अपना, सॉरी यार ये तो गलत है, इसमें प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका कि जो व्यक्तिगत आय जो माइनस व्यक्तिगत कर अदायगी और गैर कर अदायगी, ठीक है ना। तो ये कर अदायगी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमारा आयकर आ जाएगा और गैर कर अदायगी में हमारा क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो पीडीएस इसके इक्वल टू क्या होता है, जो पर्सनल आय में यदि हम व्यक्ति कर अदायगी को और गैर कर अदायगी को माइनस कर दें तो हमारा पीडीआई प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि बाजार उत्पादन मूल्य प्राप्त करने के लिए, बाजार उत्पादन मूल्य हमें प्राप्त करने के लिए उत्पाद में साधन लागत में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जाता है उत्पादन लागत में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो अपनी लागत होती है, ठीक है, लागत पूंजी क्या होती है, लागत पूंजी क्या होती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को सभी को बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बाजार मूल्य के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बाजार मूल्य क्या होती है, बाजार मूल्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे जो साधन लागत होती है अर्थात लागत मूल्य जो होती है, ठीक है, लागत पूंजी जो होती है साधन लागत हो गई प्लस उसमें जो जो भी कुल सब्सिडी जो हमारे जितना भी क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे होता है और माइनस सब्सिडी यदि करते हैं, कुल सब्सिडी जितनी भी यहाँ पे सब्सिडी मिली है तो क्या हो गया, साधन लागत प्लस जो अप्रत्यक्ष कर हम लोगों ने पे किया हुआ होता है वो दोनों को प्लस कर दिया जाए, उसमें से यदि सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए तो हमारा बाजार मूल्य क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे कर पढ़ा होगा, तो याद रखिएगा कौन सा कर इसमें प्लस होता है, तो अप्रत्यक्ष कर अर्थात जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर अर्थात जीएसटी इसमें होता है। इस टाइप से भी एक व्यवहारिक क्वेश्चन बन के यहाँ पे आ सकता है, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल और केवल ए ऑप्शन हो जाएगा, कुल प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो अभी तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप लोगों ने अभी तक शेयर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।